Good evening, all of you. Today is our 20th class, as you all know. And as you said, that my screen is properly visible to you. So let's get into the teaching class. Till date, we have learned at least complete 20 hours of astronomy. Let's get into this second slide, which says that this is all contained from internet sources, and we are highly indebted to all these sources and their originator. Today we'll be learning about mean Rashi, yani Pisces constellation, which lies on an ecliptic. Now, other details, there is a in some messier objects, only one it has, and then lot of deep sky objects it has got. So those we will learn. Then we will go to the ninth class lecture of astronomy contained in Maharashtra State Board syllabus. But beforehand, I just want to summarize certain things which you would also hear because till date, we have studied few constellations, started with Andromeda, then Pisces Austrinus, then we learned about Aquarius, then we learned about Pegasus, Lacerta, Grus, Tucana, Ursa Minor, Cepheus, Cassiopeia, Camelopardalis, Phoenix, Cluster, and today we'll be learning about Pisces. Out of this 14 constellation, including today's constellation, if you'll count, it will come to be 14. Two constellations which are shown here in a yellow color, that is Aquarius and Pisces, are sun signs. ओके राशि. अभी ये राशि सन साइन ये सब जो उसके पीछे जो गलत धारणाएं हैं उसमें हमने बिकॉज एक्चुअली दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये जो गलत धारणाएं उसके पीछे है वो अगर सब हम हटा दे तो वो इक्लिप्टिक पे है और उसकी वजह से उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है जिसका एक फाइनल रिफाइंड वर्जन हमारी सभ्यता से यानी भारत की संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है जिसको हम नक्षत्र बोलते हैं. तो हमने अब तक सिर्फ एक राशि पढ़ी है 12 राशियों से. आज दूसरी पढ़ेंगे और जो कॉन्स्टिलेशन है उस एक कॉन्स्टिलेशन में से हमने अब तक आज की 14 कॉन्स्टिलेशन है. तो लेट्स गो फर्दर. पाइसेस आप सब जानते ही हैं स्क्रीन को. पिछले 3-4 महीने से हम देख रहे हैं. तो 3-4 महीने से स्क्रीन में हमने 13 गोले बना दिए और ये 14वां पोजीशन पे एरो है जो पाइसिस कॉन्स्टिलेशन है. यहाँ भी आप अच्छे से देख सकते हैं आपके स्क्रीन में कि एक वी शेप बना है जैसे कि, और इस वी शेप को मैं बोलने वाला हूँ पाइसिस कॉन्स्टिलेशन. जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी कुछ है और यहाँ भी नीचे कुछ है. तो ये सारी चीजें जो है ये पाइसिस यानी मीन राशि को डिसिग्नेट करती है. लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. we'll go to the better picture. Here the things will be quite bit more clear क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको वेस्ट की तरफ जाते हुए पूरी तरह से लिया. अभी ये चित्र में बहुत कुछ देखने लायक है तो मैं इसको छोटा करता हूँ तो होपफुली कि आप सबको दिख रहा है. ऐसे पकड़ता हूँ क्योंकि आपके पास लैपटॉप होगा तो दिखेगा. अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है. तो यहाँ क्या है वो और क्या दिखाना चाहता हूँ. ये पैसेज का एरिया. जैसे आप थोड़े पीछे जाओगे ये एरिस का एरिया, थोड़ा पीछे जाओगे तो ये टॉरस का एरिया. ऐसे अगर सॉरी ऐसे अगर मैं आगे लेके जाऊं आपको तो आपको दिखेगा कि ये लाइन सीधे सीधे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जैसा. ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जैसे जा रहा है कि नहीं. तो ये स्ट्रेट लाइन में आगे जाके ये जेमिनी भी आ गए. तो इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इक्लिप्टिक है. अभी जो लोग पढ़ते ही नहीं है, मुंह उठा के सिर्फ क्लास में बैठने आ जाते हैं, क्योंकि उनका कुछ नहीं हो सकता है. देखिए अच्छे स्कूल जाने से आदमी सयाना नहीं बनता है. मेहनत करने वाला आदमी, सोच समझ रखने वाला आदमी सयाना बनता है. तो ऐसे अपने क्लास में बहुत सारे नमूने हैं. जो अच्छे लोग हैं उनसे बात करेंगे, नमूनों की बात नहीं करेंगे. तो ये पाइसिस कॉन्स्टिलेशन जो है उसकी जानकारी हम थोड़े लेते हैं. ये चित्र जो यंग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको मजा आएगा. तो देखो पकड़ के, इधर एक फिश है, अभी कटला है, रोहू है, रावस है, क्या है वो आप पकड़ लो. ओके यहाँ पे एक
और इन दोनों को पकड़ के रस्सी से बांध के रखा है ताकि मस्ती करते करते ये लोग कहीं भाग न जाए। तो ये पाइसिस है। क्या लिखा है ऊपर टेक्स्ट में? पाइसिस कॉन्स्टिलेशन लाइज इन द नॉर्दर्न स्काई, इट्स नेम मीन्स द फिश, प्लूरल मतलब मासे, इन लैटिन। तो ये लैटिन है, ग्रीक है, बेबीलोन है, बहुत सारी चीजें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो स्टार स्टार जैसी चीजें दिखाई वो सब तारे हैं। अब देख पा रहे होंगे उस कॉर्ड में भी तारे हैं, इस नॉट में भी तारा है। ये नॉट है ना, रस्सी को बांध देते हैं, गांठ बांध दो ना, तो ये गांठ बांधने की जो प्रक्रिया है इसको इंग्लिश में नॉट बोला जाता है। तो ये बांधते बांधते देखिए इसके मुंह में, आंख में तब तारा है, मच्छी के, फिश के। तो इन सब का एक रिलेवेंस है और वही आज हम विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। तो आगे जाने के पहले मैं आपको थोड़ी जानकारी बढ़ा देता हूँ। Pisces is one of the largest constellation in the sky. It is one of the zodiac constellation. मतलब वही राशि के मार्ग पे आने वाला या राशि को डिसिग्नेट करने वाली ये एक तारका समूह का रिप्रेजेंटेशन करती है। फर्स्ट कैटलॉग बाय ग्रीक एस्ट्रोनॉमर टॉलेमी इन द सेकेंड सेंचुरी। पाइसिस लाइज बिटवीन एरिस कॉन्स्टिलेशन पूरब की तरफ और एक्वेरियस मतलब जो घड़ा है, कुंभ है राशि, वो पश्चिम की तरफ। दो सेलेस्टियल फिश को ये रिप्रेजेंट करती है। अगर हम रोमन माइथोलॉजी की तरफ मुड़े तो इनका नाम है वीनस और क्यूपिड, जो खुद को फिश में कन्वर्ट कर लिए, मतलब दे हैव कन्वर्टेड देमसेल्व्स टू द इनटू द फिश टू एस्केप फ्रॉम वन मॉन्स्टर कॉल्ड टाइफून। टाइफून नाम के राक्षस से खुद का बचाव करने के लिए ये दो लोगों ने अपने आप को मच्छी के फॉर्म में तब्दील या कर लिया। अभी आप आराम से समझ सकते हैं कि नॉर्मली मेरे भाषण आप दुनिया भर देखोगे तो मैं बहुत कमेंट करता हूँ कि जो गलत फहमियां हैं, स्पेसिफिकली हम भारत से हैं तो भारत देश में किसी धर्म में स्पेसिफिक, तो ये सुनने के बाद लोगों को ऐसे लगता है कि मैं किसी स्पेसिफिक धर्म को टारगेट कर रहा हूँ, किसी जाति को टारगेट कर रहा हूँ। तो ये ऐसी बात नहीं है। दुनिया में जहां भी इंसान रहा उसने अपने तौर तरीके अपनाए, उसको डॉक्यूमेंट कर दिया, तो आगे जाके उसमें बहुत सारी गलत फहमियां आ गई। जैसे यहाँ भी आप जो स्टोरी सुन रहे हैं ये किसी गलत फहमी से या अंधविश्वास से बाहर नहीं है, पर आज उसमें बहुत जाना है तो अभी मैं अपने तरीके से नहीं बताऊंगा। ये जो कॉन्स्टिलेशन है जिसको मैंने आपके सामने चित्र के फॉर्म में रखा है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ओके, इसका नाम है वर्नल इक्विनॉक्स। अभी वर्नल इक्विनॉक्स मतलब वसंत संपात बिंदु। अभी उससे अच्छा आप बोलेंगे सर वर्नल इक्विनॉक्स ही बोलो, वो वसंत संपात बिंदु बोला तो ऐसे कुछ अलग ही लगता है। तो ये आपका प्रॉब्लम है कि ना आपकी मराठी ठीक है, ना हिंदी ठीक है, ना इंग्लिश। और लैंग्वेज ठीक से आने के लिए फिर से एक चीज की जरूरत होती है जिसकी कमी बहुत है आजकल देश में, दैट इज मेहनत। द पॉइंट एट विच सन मूव्स टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सूरज दक्षिण हेमिस्फेयर से, दक्षिण गोलार्ध से उत्तर गोलार्ध की तरफ अपना रास्ता नापने लगता है। और इस प्रक्रिया को बोला जाता है कि भाई वो वर्नल इक्विनॉक्स के थ्रू गया। ये कहाँ होगा? ऑब्वियसली इक्वेटर के आसपास होगा। तो आज की डेट पे वर्नल इक्विनॉक्स नाम का जो बिंदु है, वसंत संपात बिंदु, वो पाइसिस कॉन्स्टेलेशन में लोकेटेड है। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये सारी चीजें इंटरनेट पे है, बट जब मैं बता रहा हूँ और आपको कुछ डाउट आता है, स्पेशली एल्डर्स जिन्होंने बहुत ही दिल से, इंटरेस्ट से, पैसे भर के इस क्लास को ज्वाइन किया और उसी लगन से आप लोग अटेंड भी करते हो, देन यू नीड टू आस्क सम क्वेश्चन। अगर आपको कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में लिखिए, जब मैं पीछे घूम के आऊंगा तो उसका जवाब दे दूंगा। तो जैसे सिर्फ आपको जानकारी हो और आप कभी भविष्य में इस वीडियो का इस्तेमाल करें तो इसका मैं कंटेंट बढ़ा देता हूँ कि पाइसिस 14th कॉन्स्टिलेशन है साइज के फॉर्म में, तकरीबन 889, तो मतलब 800 890 से एक कम इतना स्क्वायर डिग्रीज एरिया आसमान में पाइसिस कॉन्स्टिलेशन एक्यूपाई करती है। इट इज लोकेटेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी जब मैं ये सब टर्मिनोलॉजी बोलता हूँ तो आपकी तरफ से सवाल नहीं आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर मैं बोलूँ कि NQ1 क्वाड्रेंट में पाइसिस लोकेटेड है और लैटिट्यूड +90 डिग्री टू -65 डिग्री के बीच में है, तो आपको कुछ नहीं समझा मुझे मालूम।
आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब मैं पृथ्वी की बात करता हूँ, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 24 घंटों में। रात को 12 बजे 0 बज गया, 1 बजे 1 बजा, तो घूम फिर के दूसरे रात के 12 बजे 24 बजे, ये जो 24 उसको बोला जाता है RA, राइट असेंशन। और ये अगर मैं 24 घंटों में डिवाइड किया किसी चीज को और उसको 4 हिस्सों में बांट दिया, तो हो गया 6 आवर का, 6 घंटों का एक क्वाड्रेंट। और मैं इसमें भी बीच में काट दिया मौसम्बी को या पृथ्वी को, तो आप बोलेंगे ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया। तो नॉर्थ क्वाड्रेंट 1 इज नॉर्थन हेमिस्फेयर का हिस्सा 0 से 6 आवर तक के राइट असेंशन का। तो इसमें लॉन्जिट्यूड को रिप्रेजेंटेशन अगर राइट असेंशन कर रहा है कहीं से, तो लैटिट्यूड का रिप्रेजेंटेशन +90 डिग्री से -65 डिग्री में आपको पाइसेस कॉन्स्टिलेशन मिलेगा, तकरीबन 889 स्क्वायर डिग्री को ऑक्यूपाई करते वक्त। इसके नेबरिंग कॉन्स्टिलेशन कौन से होंगे? ऑब्वियसली आप अगर थोड़ा भी स्टेलेरियम देखते होंगे या आसमान की तरफ देखते होंगे, तो आपको तो समझ में आएगा कि पाइसेस के इर्द गिर्द एरिस मिलेगा, आगे की तरफ एक्वेरियस मिलेगा, इस तरफ एंड्रोमेडा मिलेगी, उस तरफ सेटस मिलेगा, ग्रेट स्क्वायर ऑफ पेगासस मिलेगा, और आजू बाजू में कहीं छोटा सा ट्रायंगुलम मिलेगा। अभी मिथ्स मतलब गलत फहमी या जो पौराणिक पौराणिक कथाएं जो है वो क्या है, तो मैं फटाक से बता देता हूँ। समझ में ना आए तो फुर्सत से वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैं फास्ट फास्ट बताई हुई चीज 4 बार सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। Pisces constellation has Babylon origin. Babylon saw it as a pair of fish, जैसे मैंने बताया था, जो एक दूसरे से किसी कॉर्ड से, धागे से, रस्सी से जुड़े हुए हैं। The constellation is usually associated with the Roman myth of Venus and Cupid, who tied themselves and got transformed into the fish and entered the water just to escape from the monster typhoon. टाइफून से अपने आप को बचाने के लिए। इसमें जो अल्फा पाइसियम मतलब तारा सबसे ब्राइट, बट वो सबसे ब्राइट नहीं है। इस कॉन्स्टिलेशन में ईटा नाम का तारा सबसे ब्राइट, जिसको बोला जाता है अल रेशा। अल रेशा इज कॉल्ड इन अरेबिक। हर बार जब हम बात करते हैं तो हम वेस्टर्न मतलब हम बात करते हैं कि रोमन्स ने क्या लिखा, बेबीलियंस ने क्या लिखा, फिर लैटिन में क्या आया, फिर हम घूम के सीधा अरेबिक पे आ जाते हैं। नॉर्मली हम इस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के पूरे कंट्रीब्यूशन में नॉर्मली हिंदुस्तानी लहजे का, तरीके का, नामों का कहीं भी आपको इस्तेमाल दिखता नहीं है। इसका कारण है बहुत सारे लोग नहीं चाहिए वो चीजों में उलझे हुए हैं। आज विकिपीडिया पे वगैरह भी एडिटिंग करने का अपनी तरफ से जो काम होता है वो इतना कम है कि आज भी हमारी डाटा जो है वो इंटरनेट पे चाहिए उतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं। और जो भी अवेलेबल है वो इमोशनल मेलोड्रामा वाली डाटा है। सबको लगता है कि भाई जैसे कि वो यहाँ पे पैदा होगी तो बहुत बड़ा तीर मार दिया। वे पैदा होने से तीर नहीं मारते, कुछ अच्छा काम करने से भविष्य की पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा धरोहर का निर्माण होता है। बट दैट्स लिटिल अवे फ्रॉम टुडेज जनरेशन थिंकिंग, स्पेशली एट आवर एंड। तो कॉन्स्टिलेशन जो इस स्टोरी की ग्रीक माइथोलॉजी से एसोसिएटेड है, वो कुछ फिर से उसी लाइन पे है कि ओलंपियंस गॉड हैड डिफीटेड टाइटंस एंड जायंट्स। तो मदर अर्थ जिसका नाम गैगा है, कपल्ड विद टार्टारस द रीजन ऑफ द अंडरवर्ल्ड। यहाँ अंडरवर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, हम पृथ्वी के अंदर के अंडरवर्ल्ड की बात कर रहे हैं। ये अंडरवर्ल्ड वो नहीं है जो आप गैंगस्टर लोगों का सुनते हो, ये पृथ्वी की बात हो रही है। तो पृथ्वी के अंडरवर्ल्ड में जेउस ने टाइटंस को इम्प्रिजन करके रखा था। दे हैड वन बिग स्केरी मॉन्स्टर जिसको टाइफून बोला जाता था, और जिसके सर पे 100 ड्रैगन हेड्स थे और हर एक आंख से आग उगल रही। तो ये जो गैगा है, गया है मतलब पृथ्वी मदर अर्थ, इसने टाइफून को, देवों को हराने के लिए भेज दी। ये वार्ता, ये इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन पहले मिली पैन नामक देव को, भगवान को। तो उन्होंने पहला एक काम कर लिया भाई, खुद को गॉड होने के कारण एक गोट फिश में ट्रांसलेट कर। एक्चुअल स्टोरी ऐसा है। खुद को उन्होंने फिश में ट्रांसफॉर्म कर ही रहे थे, इतने में वो पानी में गिर गए, तो आधे फिश और आधी गोट रह गए। एंड जम्प्ड इनटू द वाटर रिवर यूफ्रेट्स। किसी के लिए? मॉन्स्टर से बचने के लिए। तो गोट फिश
जो आज हम देखते हैं आसमान में, वो है कैप्रिकॉर्नस कॉन्स्टिलेशन। तो जैसे ही पैन ने देखा और वो नदी में कूद पड़े, अपने आप को किसी स्पेसिफिक एनिमल में कन्वर्ट करते वक्त, ये देखने के बाद जो एप्रोडाइट है और उनके जो सन है एरोस, दे आल्सो जम्प इनटू द वाटर। और इस सारी चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ न जाए, इसलिए उन्होंने खुद को एक दूसरे से एक कॉर्ड से बांध के रखा और वो पानी में डुबकी लगा दी। अभी ये हो गई उसी से जुड़ी किसी और सभ्यता की कहानी। कुछ चीज में ये बोला गया है कि भाई अफ्रोडाइट और उनके सन एरोस जो है, उनको वाटर नाइफ ने हेल्प की, मतलब जो समुद्र परियां होती है ना, जल परी, उन्होंने मदद की। उनको नदी में जाने के बाद उनको दो फिश आके उनको रेस्क्यू किया और फिर उनको सेफली एक अच्छी जगह पे लेके गए। अभी ये सब स्टोरीज मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ज्यादा कुछ नहीं है, कि ये स्टोरी छोटे बच्चों को जब आसमान और कंस्टिलेशन और तारे आप सिखा रहे हो, समझा रहे हो, तो बताओगे तो उनको बहुत मजा आता है। आपका ज्ञान बढ़ता है, उनको मजा आता है, आपका उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और आगे जब आप कोई दूसरी कॉम्प्लिकेटेड चीज उनको सिखाने जाते हो, तो वो ना नहीं बोलते। तो फिर से घूम के आते हैं कॉन्स्टिलेशन पाइसिस की थोड़ी जानकारी के ऊपर। पाइसिस कॉन्स्टिलेशन कंटेन्स नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। जैसे कि उसमें एक ही मेसियर ऑब्जेक्ट है M74, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पाइसिस में एक ड्वार्फ गैलेक्सी है, डबल रेडियो गैलेक्सी 3C31 है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी टेम्पररी हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर जो 9 तारे हैं उनके नाम। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इनके नाम अल्फेर्क, अलरेशा, बेलेनोस, सिटाडेल, एब्ला, फुमाल समाकाहा, पारूमालेव, रेवती, ये रेवती नाम आपको याद रखना है, और टॉर्क्यूलर रखे हैं। ये यहाँ आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे तारे लगभग 4 और बियॉन्ड मैग्नीट्यूड के हैं। एक ही तारा 3.62 का है, जिसका हम स्पेशली जिक्र करेंगे, क्योंकि उसका नाम अल्फा नहीं है, ईटा है। अब ये अल्फा नहीं है, ईटा नहीं है, थीटा है। तो ये सब समझने के लिए आपको खुद को थोड़ा इंटरनेट छानना पड़ेगा। So let's go to the first star which is known, that is Alreza. It's a Alpha Piscium. Alpha Piscium is a close binary star। और पहले आपको मैं चित्र में लेके जाता हूँ कि है क्या। तो यहाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ फिर पीछे आ जाऊँ। यहाँ बहुत कुछ दिखे, जैसे आपने देखे थे। ये चित्र पहला देख लीजिए शांति से, एंड देन वी गो टू समथिंग इंटरेस्टिंग। दिस इज अल्फा। यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाई गई है, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, यहाँ कुछ है। और इन शॉर्ट अगर हम इसको ऐसा करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी कुछ ईटा है। ईटा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। तो यहाँ एक ईटा आपको दिखेगा। ये जो मैं फिश दिखा रहा था, वो एरिया तकरीबन ये है। ये दूसरा वाला फिश, और ये उसकी कॉर्ड। तो मैंने इतना सब कचरा कर दिया, अभी मैं उसको मिटा देता हूँ, ताकि ये 4 जो पॉइंट्स है वो भी देखने की जरूरत नहीं। बट देखने की बात इसमें ये है कि ये अल्फा है, इसका नाम अल रेशा। तो अल रेशा को याद रखेंगे, कभी दिख पाया हमको तो हम उसको जरूर देखें। अभी हम चलते हैं इस चित्र को इस्तेमाल करके इस कॉन्स्टिलेशन के तारों की जानकारी लेते हैं। अल्फा पैसियम दैट इज अल रेशा, इसका दूसरा भी एक छोटा कंपोनेंट है जो तकरीबन 1.8 या 2 अर्क सेकेंड्स पे है। प्राइमरी स्टार बिलोंग्स टू सम स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल क्लास, और जिसका विजुअल मैग्नीट्यूड 4.33 है। कंपेनियन बिलोंग्स टू A3M क्लास, एंड उसका भी मैग्नीट्यूड 5.23 है। ये दोनों तारे एक दूसरे को 700 साल का पीरियड कंसीडर करते हुए चक्कर मार रहे हैं। द प्राइमरी स्टार हैज 2.3 सोलर मासेस एंड 31 गुना ब्राइट है वो सूरज से, जबकि कंपेनियन 1.8 टाइम्स है सूरज के मास से और 12 टाइम्स ब्राइट है। द नेम अल रेशा, जिसको कभी अलरीशा कभी अलरीशा ऐसे बोला जाता है, द अरेबिक मतलब होता है अलरीशा का द वेल रोप। कोई भी वेल जो होती है ना, कुआ होता है, उसमें जो पानी निकालने के लिए जो रोप लगाते हैं, उसको अरेबिक में अलरीसा बोला जाता है। ऑल्सो समटाइम्स इस तारे को ओकड़ा, ओकड़ा का मतलब होता है उधा, उगधा,
और उगधा का मतलब होता है नॉट, मतलब जो गांठ मारते हैं। और इसलिए मैंने पहले वाले चित्र में आपको दिखाया था कि भाई ये जो नॉट वाला तारा है ये अल रेशा। तो ये सब जो है अरेबिक लोगों ने इस सारी नॉलेज को जतन किया अंधार युग के दरमियान, मतलब डार्क एजेस जो यूरोप में काफी 1000 साल तक चले, तो उन्होंने उनको अपने नाम दे दिए। आगे का तारा इसमें है बीटा, और वो आपको इस फिश के सामने दिखेगा। दिख रहा है सबको? होपफुली सबको दिख रहा है, इसे मैं पकड़ता हूँ। और आप ये अगर देख पा रहे हो तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, इसका नाम है फुम अल समाकाह। फुम अल समाकाह दैट इज बीटा पाइसियम इज अ ब्लू व्हाइट मेन सीक्वेंस स्टार। स्टेलर क्लासिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो 4.53 मैग्नीट्यूड का है और तकरीबन एक 500 लाइट ईयर सूरज से दूर है। इसी तरीके से ये जो मैंने बीटा दिखाया वैसे इधर एक ईटा। आप चित्र देखने के बाद समझ सकते हैं कि सबसे डार्क स्पॉट जो है, आप देखते होंगे, याद रखते हो कि नहीं पता नहीं, हाँ एक कुछ सीक्वेंस दिया है जिसको मैं अगर बड़ा करूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ कुछ सर्कल्स बने हैं, और यहाँ पे उनके जो डार्कनेस है दैट इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार। जब आप इस पूरे चक्कर में देखोगे तो सबसे ब्राइट आपको ये ईटा ही दिखेगा। और ये जो ईटा है, इस ईटा भाई साहब का मैग्नीट्यूड बताया गया है तकरीबन 3.6, 294, 294 लाइट ईयर सूरज से ये दूर है। और एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल क्लास को G7 ट्रिपल IA को बिलोंग करता है। ईटा पैसियम 316 टाइम्स मोर लुमिनियस है सूरज से, और तकरीबन 4 गुना वजन में सूरज से बड़ा है। अभी चलते हैं जो एरोज आपको दिखाए गए उनकी तरफ। ये जो यहाँ स्टार दिखाया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये है वैन मैनेन स्टार। बट उसके लिए उसको मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगा, उसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा एक इम्पोर्टेंट चित्र में। और वो चित्र है ये। यहाँ पे आप देखेंगे कि नाम दिया हुआ है अल रेशा, दैट इज अल्फा। फिर उलात नानो दैट इज ईटा। आपको ये सब याद रखना चाहिए। यहाँ फुंग अल समाक दैट इज बीटा। और यहाँ कुछ है, इसको वैन मैनेन स्टार बोला जाता है। अगर अगर आप ये गूगल पे डालोगे तो आपको बहुत कुछ पढ़ने मिलेगा, इतनी क्या खासियत है इस तारे में। तो पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। वैन मैनेन स्टार इज द क्लोजेस्ट नोन सॉलिटरी व्हाइट ड्वार्फ टू द सोलर सिस्टम। अभी आप लोग सब ये सब लैंग्वेज मेरी समझ पाते हो कि नहीं मुझे नहीं मालूम। हमने पिछले 8th और 9th के क्लास में व्हाइट ड्वार्फ के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जब तारे का शुरुआत का मास बहुत ज्यादा नहीं होता तो मरते वक्त वो कोई बड़ा सा बॉम्ब जैसा फूटता नहीं है, अपना एक्सटर्नल बाहरी कवच छोड़ देता है, और सेंटर में जो कोर है वो आके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेंसिटी पे रुक जाता है। फिर धीरे धीरे वो सफेद, मतलब ब्राइट ल्यूमिनियस से ब्राउनिश, ब्राउनिश से ब्लैक होके गायब हो जाता है। और इसी को छोटे को श्वेत बटु यानी व्हाइट ड्वार्फ बोला जाता है। ये जो वैन बने है ये व्हाइट ड्वार्फ। इधर स्टोरी रुकी नहीं, शुरू। फिर क्या है आगे की स्टोरी? आगे की स्टोरी है कि ये जो व्हाइट ड्वार्फ है ये अपनी सोलर सिस्टम पे सबसे करीब पाए जाने वाले व्हाइट ड्वार्फ में तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे ऑब्वियसली कौन है? पहले नंबर पे है एक सबसे करीबी ब्राइट वाला तारा जिसका एक कंपेनियन है। तो ब्राइट वाला तारा है सीरियस डॉग स्टार। दूसरा है प्रोसियन बी। तो सीरियस बी सबसे करीब 8.7 लाइट ईयर्स पे, प्रोसियन बी 11.45 लाइट ईयर्स पे, और ये जो भाई साहब है वैन मालेन का स्टार, ये तकरीबन है 14.1 लाइट ईयर्स। इसको डिस्कवर किया गया 1917 बाय डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एड्रियन वैन मने। और जैसे डिस्कवर किया तो भाई साहब ने खुद का नाम दे दिया, और ये सब अलाउड था उस पर्टिकुलर पीरियड में। आफ्टर 40 इरिडेनी बी एंड सीरियस बी, ये एक अकेला तारा होने का उदाहरण है। नहीं तो नॉर्मली दो तीन लोग साथ में, दो तीन लोग नहीं, दो तीन तारे साथ में मिलके ग्रुप में ही ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बंधे हुए रहते हैं। तो हमने पढ़ा वैन मनेन स्टार।
अभी हम फिर से चलते हैं अपनी शुरुआत की स्टोरी की तरफ। नॉर्मली मैं जो आपका क्लास का टेक्स्ट है वो फास्ट फास्ट पढ़ाता हूँ और यहाँ पे थोड़ा स्लो चलता हूँ, क्योंकि यही पढ़ने के लिए हमने कोर्स ज्वाइन किया है, ये आप भूलिए मत। तो और भी दोस्त, हमने अभी पढ़ा इस स्पॉट के बारे में जिसको हमने वैन मने बोला। लेकिन ये क्या दिखाया है, तो ये है रेवती नक्षत्र का तारा। और ये क्या है, ये है वर्नल इक्विनॉक्स का पॉइंट। तो इनमें फिर से घूम के आएंगे, टेम्परली इससे बाहर चलते हैं और आगे जाके कुछ पढ़ने लायक कंटिन्यूएशन में है। तो देख लीजिए, ये वर्नल इक्विनॉक्स, मतलब अगर बोलूं कि ये जो ब्लूइश कलर की, क्या बोलेंगे इसको, मैजेंटा कलर बोलेंगे ना मेरे ख्याल से, तो ये जो लाइट ब्लूइश मोरपीसी टाइप का कलर है, जिसको मैजेंटा ही बोला जाता है मेरे ख्याल से, तो ये जो कलर है, ये कलर में जो लाइन दिख रही है उसको इक्लिप्टिक बोला जाता है। और ये जो इक्लिप्टिक है उसका जो इक्वेटर के साथ इंटरसेक्शन है, ओके, उसको बोला जाता है एक बिंदु, जिस पे, जब, ये मैं घुमा रहा हूँ ना, जानबूझ के ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये जो मैंने अभी गोला गोला गंदा गंदा कर दिया ना, वो चीज जो है वहां पे जब पृथ्वी आती है, ओके, तो एक इम्पोर्टेंट चीज होती कि दिन और रात इक्वल हो जाती। तो ये दिन आने वाला है, तो फटाक से लिखिए चैट बॉक्स में, ये दिन कब है, अभी आने वाले दिनों में ही है। तो ये दिन कब है? अच्छा सर, देयर इज अ बैकग्राउंड वॉइस, समवन इज अनम्यूटिंग। ठीक, ये भी मुझे ही देखना पड़ेगा, काम धाम छोड़ के। एक मिनट, मैं हूँ क्या, मैं तो हूँ। कौन अनम्यूट कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। माय वॉइस इज ऑडिबल, जस्ट पुट इन चैट बॉक्स। ठीक से लिखिए फटाफट, क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है? ओके, कुछ भी किसी को प्रॉब्लम है आप चैट बॉक्स में लिखते तो बेटर होता। ठीक ठीक ठीक, इट्स ओके, थैंक यू। विल गो टू द प्रेजेंटेशन आगे। तो हम बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर पॉइंट की कि यहाँ पे दिन और रात इक्वल हो जाते हैं, तो इसमें ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। विल गो टू द कॉन्सेप्ट डायरेक्टली। आपको, दिस इज दैट कॉन्सेप्ट, यू विल अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर फिगर। बीच में सूरज है और चार लोकेशन पे पृथ्वी को दिखाया गया। तो जब पृथ्वी घूमती है तो ऑब्वियसली जैसे आप देख रहे हैं ये दो स्पॉट, एक वाला ये, एक वाला ये कौन है, ये जब हम नॉर्थ गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लोग दूर है सूरज से, तो ऑब्वियसली अपने पास विंटर चल रहा है। ये जो लेफ्ट कौन सा वाला पोर्शन की मैं बात कर रहा था, ये पोर्शन, अभी मैं दूसरी जगह स्टार मार्क कर रहा हूँ अपोजिट, ये साइड में, ये जो पोर्शन है, ये ये पोर्शन सूरज से करीब है। तो जब इस अवस्था में पृथ्वी है तो भाई अपने यहाँ ज्यादा देर तक सूरज दिखेगा और हमको गर्मी महसूस होगी, तो समर जाएगा। बट एक समय आएगा ना, जब विंटर से समर में एंट्री होगी और समर से विंटर में एंट्री होगी, तो वो एरिया है ये एंट्री है किधर से किधर में, ये एंट्री है विंटर से समर में, और ये एंट्री है समर से विंटर। ये जो जगह मैं बार बार ऐसे करके खराब कर रहा हूं, वो है आपका वर्नल इक्विनॉक्स, कभी 21 मार्च के आसपास। ये जो अभी खराब कर रहा हूं मैं लाइन मार के, ये है एटोमनल इक्विनॉक्स, शरद संपात। ऊपर का वसंत संपात बिंदु हो गया, नीचे का शरद संपात बिंदु हो गया, और नीचे वाले की तारीख है, क्या तारीख है, 21 सितंबर। और ये चीज आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है, बाकायदा पढ़ाई गई और आपको याद नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ आप जब पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाए। Vernal equinox is a moment in the year when the sun is exactly above the equator and day and night are equal. Also, either of the 2 points in the sky where the ecliptic and sun annual pathway and the celestial equator intersect in the northern hemisphere, the vernal equinox falls about March 20 or 21.
ऐसे दो डेट क्यों लिखे गए वो आगे हम पढ़ें. As the sun crosses the celestial equator going north on these particular days, in southern hemisphere the equinox occur on September 22 और 23. मैंने शायद थोड़ा गलत डेट लिख दिया, मैंने 21 सितंबर लिखा, जो 22 या 23 सितंबर. And the sun moves south across the celestial equator according to the astronomical definition of the seasons. The vernal equinox also marks the beginning of spring. 21 मार्च या 20 मार्च वसंत ऋतु के आगमन का संदेश देता है, शुरुआत करता है. वैसे ही जब हम बात करते हैं कि 22 सितंबर या 23 सितंबर, तो ये ठंडी का आगाज है कि भाई अभी ठंडी शुरू हो जाएगी, तो शरद ऋतु बोला जाता है अपने यहाँ, वहां उनके यहाँ ऑटम बोला जाता है. तो ये जो बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग की शुरुआत हुई, ये समर सोलास्टिक मतलब क्या, समर सोलास्टिस मतलब सबसे बड़ा दिन 20 जून 21 जून जो सबसे बड़ा दिन होता है उत्तर गोलार्ध के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोगों के लिए, तब तक चलेगा. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिसंबर 21 और 22, सॉरी 20 से 21 जून जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, वही दिसंबर 21 से 22 सदर्न हेमिस्फीयर में. बट अपने यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए 21 या 22 दिसंबर में क्या होगा, सबसे बड़ी रात. तो उसके बाद से दिन बड़ा होना धीरे धीरे शुरू होगा, सूरज मकर राशि में एंट्री मारेगा, तो इसके लिए हम बोलेंगे उसको मकर संक्रांत. मकर संक्रांत एक ही फेस्टिवल है जो दुनिया भर में सूरज के पोजीशन पे डिपेंडेंट है. वह जिस पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति के फॉर्म में नहीं, बट किसी ना किसी और नाम के फॉर्म. तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको वर्नल इक्विनॉक्स समझ में आया होगा. अभी हम चलते हैं इसके कैलकुलेशन में, जिसको भी समझ में आएगा ठीक है. यहाँ आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के डेट्स टाइम्स दिए हैं इक्विनॉक्सिस से और सोलास्टिक. अभी सोलास्टिसिस क्या है, वो वही जो बड़ा दिन छोटा दिन वाला कॉन्सेप्ट. इक्विनॉक्स क्या है, वही वही जो इक्वल डे और नाइट वाला कॉन्सेप्ट. तो 2014 से लेके मैंने 2027 तक एक सालों का टेबल उठाया है और बताया है कि 2014 में, मतलब पहली लाइन को आप देखें, 2014 में 20 मार्च को रात को 10:27 पे दिन और रात एग्जैक्टली इक्वल थे. मतलब सूरज का जो इक्लिप्टिक और वो जो इक्वेटर है उनके ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वो खड़ा है. अभी ये बड़े लोगों को समझ में आ रहा होगा, छोटे बच्चों माफ करते हैं. जून का सोलेस्टिस 21 जून को रात 4:30 बजे के आसपास. सितंबर 23 सितंबर को तकरीबन सुबह 8 बजे. और दिसंबर का सोलेस्टिस जो है तकरीबन 22 दिसंबर को सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास. अभी हम 2014 से 15 में गए, 16 में गए, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में. अब एक चीज देख रहे होंगे, 2014 में मार्च इक्विनॉक्स मतलब वसंत संपात बिंदु जो है वो 20 मार्च को था 2014. 15 में 21 मार्च को हो गया, 16 में, 17 में, 18 में 20 मार्च को हुआ, 19 को फिर से 21 मार्च को हुआ, 20, 21, 22 को 20 मार्च को हुआ, 23 को फिर से 21 मार्च को हुआ. तो 3 साल बाद वो 20 मार्च को होता है, और 3 साल बाद चौथे साल वो 21 मार्च को टच करके वापस आता है. अभी आप बोलोगे ये कैसे होगा, इसी के लिए बोला जाता है कि साइंस समझने के लिए थोड़ी मैथमेटिकल एबिलिटी होनी चाहिए. अगर मैं आपको पूछूं कितने साल बाद फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं, तो फटाक से बोलोगे सर 4 साल बाद, लीप ईयर बोलते हैं हम लोग उसको. यही बात है कि यहाँ जो कैलकुलेशन हो रहा है ये कैलकुलेशन है सो कॉल्ड ट्रॉपिकल ईयर. अभी ट्रॉपिकल ईयर क्या है ये समझने के लिए हमको आगे वाली स्लाइड में जाना पड़ेगा. तो चलते हैं. यहाँ आपको ज्यादा किसी चीज में जाने की जरूरत नहीं है. ट्रॉपिकल ईयर जो लिखा है ना, उसके नीचे देखिए 365.24 डेज लिखा है, वन कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड सन लिखा है. तो भाई साल आपको बचपन से पढ़ाया गया कि 365 दिन होते हैं एक साल में, वो गलत जवाब. सही जवाब यह है कि 365 दिन होते हैं, और एक क्वार्टर डे भी होता है,
जो हम कैलकुलेट नहीं करते, तो एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, चार क्वार्टर जोड़ेंगे तो एक पूरा एक बनता है। और इसलिए 4 साल बाद एक दिन फरवरी में डाला जाता है और 29 फरवरी आ जाता है। तो ये जो दिन है, जो 1/4 दिन है, मतलब 24 घंटे की जगह 6 घंटे वाला एडिशनल पैरामीटर है, इनको जोड़ने का एक उपाय हमारे पास है। और उसी उपाय के चलते हमारा ये कैलकुलेशन हमको 20 मार्च, 20 मार्च, 20 मार्च, और फिर सडनली 3 साल बाद 21 मार्च को टच की हुई चीज फिर से वापस 20 मार्च पे आ जाती है, क्योंकि हम एक पूरा दिन उसमें ऐड कर देते हैं। तो एक पूरा दिन ऐड करने की वजह से हमको एक दिन वापस आने का मौका मिलता है, और उससे एक दिन 21 मार्च की जगह 20 मार्च पे फिर से साइकिल चालू होता है। मैं बात बता रहा हूँ सिर्फ वर्नल इक्विनॉक्स की। सोलास्टिस सितंबर इक्विनॉक्स और सोलास्टिस दिसंबर की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो आप खुद से ही समझ लीजिए। अभी हम आगे चलते हैं। We will continue to live with the ages of spices as long as sun shines in front of the constellation on March equinox. आज की डेट पे जब मार्च इक्विनॉक्स मतलब 20 मार्च को दोपहर को 3:07 पे जब सूरज वर्नल इक्विनॉक्स पे खड़ा होगा या हम खड़े होंगे, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज होगी कि वो वर्नल इक्विनॉक्स स्पाइसिस में होगा। और ये बात आज नहीं हो रही, आज से 2000 साल पहले, मतलब जीरो के पीछे 68 साल, 68 BC से लेके 2597, मतलब आज हम कौन से साल में है, 2021। इसमें और 100 साल जोड़ दूं तो 2121, और 100 साल जोड़ दूं तो 2221, 2321, 2421, 2521, इस तरीके से 2597 तक ये जो वर्नल इक्विनॉक्स है ये भाई पाइसिस में ही रहने वाला है। और उसके बाद वो एक्वेरियस में चलेगा। तो अभी जो पीरियड चल रहा है वो है एज ऑफ पाइसिस। इसको आप सिर्फ याद रखिए, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अभी हम चलते हैं फिर से हमारे एक कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसका नाम है ट्रॉपिकल ईयर मतलब क्या, कॉमन ईयर मतलब क्या, लीप ईयर। द लेंथ ऑफ द ट्रॉपिकल ईयर इज टाइम टेकन फॉर अर्थ टू कंप्लीट full orbit around the sun. It varies, also known as solar year, astronomical year, equinoctial year. It is an average approximately 365 days. यहाँ तक सबको पता है, but actually it is not 365 days. It is 365 days plus 5 hours plus 48 minutes plus 45 seconds, which happens to be 365.24219 days. इसमें भी 30 मिनट्स का वेरिएशन आ सकता है। A tropical year can be measured from either the vernal or autumnal equinox to the next one, or from the summer or winter solstice to the next one. तो क्या है, ये चीज आपको देखना बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा अगर समझ में आ रहा है। मैंने 1900 से लेके 2100 तक इंटरनेट की डाटा देखी, तो मुझे पता चला कि जो ऊपर 30 मिनट वाली बात कही है ना, कि भाई ये जो 5 आवर 48 मिनट और 45 सेकंड वाला हिसाब है, इसमें 30 मिनट का वेरिएशन हो सकता है। तो वो वेरिएशन मैंने यहाँ पे ढूंढ लिया। 1904 में से लेके 1905 के मार्च तक पूरा साल जो है उसमें सूरज को परिक्रमा, पृथ्वी को सूरज की पूरी परिक्रमा करने के लिए 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट्स 8 सेकेंड है। 1911 से 12 में 5 घंटे 35 मिनट 5 सेकंड है। इन दोनों का ही अगर आप अंतर चेक करोगे तो यहाँ तकरीबन आपको 25 से 24 मिनट का फासला दिखेगा। जो बात मैंने यहाँ पे की है, 30 मिनट्स इज पॉसिबल। तो ये 30 मिनट्स का वेरिएशन भूलता रहता है, उसका भी आगे जाके एक हिसाब है। और जो जोड़ा जाता है, हर सभ्यता में इसके कैलकुलेशन है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि कोई भी जात हो, धर्म हो, भाषा हो, उन्होंने साइंटिफिक कैलकुलेशन में जो दुनिया में लाए, उन्होंने ही नए समाज की और नए साइंस की नींव रखी। पर इसका मतलब ये नहीं कि उसमें जो गलत फहमियां है, जैसे मैं यहाँ आपको कुछ दिखा रहा हूँ,
ये पाइसिस की कॉन्स्टिलेशन तो आपने देख ली। फिर बाजू में उसका सिंबल, ये सिंबल बड़ा गड़बड़ सिंबल, और ये जो फिश दिखाया ये भी सिंबल थोड़ा तकलीफ वाला। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे पीरियड लिखा है February 19 टू March 20, ये पाइसिस सन साइन में सूरज के एग्जिस्टेंस को दिखा के उस बेसिस पे इंसान का स्वभाव वर्णन करने की जो राशि भविष्य की परंपरा सुमेरियो, बेबीलोन और सब माइथोलॉजी में एग्जिस्ट करती है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये जुड़ा हुआ है कुछ गलत फहमियां जो कुछ सभ्यताओं में थी, जो हमारे यहाँ भी आजकल नहीं फॉलो की जाती है। और उसी का ये सिंबल है, जिसमें मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है विज्ञान पढ़ाना, तो यहाँ विज्ञान है। मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ पे जून महीना दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है देखिए, मार्च, दिसंबर, सितंबर। फिर अगर ये राशि की बात करें, जो कॉन्स्टिलेशन की बात करें, तो वो भी दिख रहे होंगे देखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एरिस, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सगी, कैप्रिकॉनस, एक्वेरियस एंड पाइसेस। यही तो आज हमने पढ़ा। तो ये जो है यहाँ दिखाने की क्या कोशिश है, ऐसे सोचिए कि आप मार्च नाम का जो शब्द है, उधर जो पृथ्वी दिखाई है, वहां पे उस पृथ्वी पे सूरज को मुंह करके बैठे हो। तो जब आप उधर से सूरज की तरफ, जैसे मैं एरो बनाया ऐसे देख रहे हो, ऐसा मान लेते हैं ये एरो आपको दिख रहा है मेरा। तो इस एरो में मार्च लोकेशन पे जो पृथ्वी है, वहां से जो सूरज की तरफ देख रहा है, उसको दिख रहा है कि सूरज जो है वो पाइसिस नाम की राशि में। यही आपको, जब आप दिसंबर में खड़े हो जाएंगे और सूरज की तरफ देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि सूरज भाई साहब जो है वो सेगिटेरियस में। जब आप सितंबर में खड़े होंगे और मार्च सॉरी सूरज की तरफ देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि वर्गो या लिब्रा कॉन्स्टिलेशन में सूरज। वैसे ही आप जून में खड़े हो जाएंगे और सूरज की तरफ देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि सूरज जेमिनी में है। यही राशि भविष्य का तात्पर्य है। सूरज वहां जाता वगैरह नहीं है, बैकग्राउंड में वो चित्र या बैकग्राउंड में वो कॉन्स्टिलेशन होता है। तो यहाँ पे आपको जो मैंने जानकारी दी वो काफी है, ऐसा मुझे लगता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सब चीज हम पढ़ चुके हैं। यहाँ की वैन मैंने भी पढ़ लिया। ये रेवती नक्षत्र नहीं, तो अभी हमको जाना है रेवती नक्षत्र में, जो बीच में हमने छोड़ दिया था कहीं। तो जहाँ यहाँ आपको दिखाया गया है एक इंटरेस्टिंग चीज, ये वाला तारा। अभी मैं सडनली खोल देता हूँ कुछ भी और आपको बोलता हूँ ये इंटरेस्टिंग है, तो आपको नहीं लगेगा, मुझे मालूम है। तो मैं वहां लेके ही नहीं चलता आपको, मैं यहाँ ले। यहाँ पे बहुत जरूरी चीज है। आप बोलोगे कुछ दिख ही नहीं रहा और आप जरूरी चीज बोल रहे हो। जरूरी चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जरूरी वहां हो ना हो यहाँ। और यहाँ क्या है देखिए, मैंने लिखा है कि 27 नक्षत्र होते हैं भारतीय सभ्यता में, हिंदू सभ्यता में स्पेशली, और उनके नामकरण है अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा और शततारका, पूर्व भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा एंड रेवती। ये जो हमने पिछली एक राशि पढ़ी थी एक्वेरियस, उसमें शततारका था, आधा धनिष्ठा यानी डेल्फिनस का हिस्सा था, 2/3 पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र का हिस्सा। आज जो रेवती पढ़ने वाले हैं, वो रेवती नक्षत्र पाइसिस नाम की राशि में आता है। और वो कहाँ दिखता है, ये दिखाने के लिए सारी जद्दोजहद है। ये है आपका रेवती नक्षत्र, जीटा पाइसियम। जीटा पाइसियम रेवती नक्षत्र का तारा है। आसमान में आप इसको देखने जाओगे तो बहुत डीम, मतलब लेस मैग्नीट्यूड का होने के कारण, लेसर ब्राइट होने के कारण दिखता नहीं है। पुराने जमाने में स्काई में पोल्यूशन नहीं था, लाइट वाला इस प्रॉब्लम नहीं था,
तो उसके कारण ये सारी चीजें अच्छे से दिखती थी। और वो इक्लिप्टिक पे आता है और इतना सटीक तरीके से हमारे पूर्वज उसको आइडेंटिफाई कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हमने जो रेवती नक्षत्र देखा उसके बारे में अगर आपको समझ में आया होगा तो थोड़ा हम आगे जाके इनके बारे में पढ़ेंगे भी। बट उसके पहले हो सके तो कुछ और नहीं होगा। ये वैन मैनेज स्टार का फोटो है, ये वैन मैनेज का तारा है जो व्हाइट द्वार पे काली इमेज के फॉर्म में दिख रहा है। अभी हम चलेंगे एक का दुक्का जो मेसियर ऑब्जेक्ट है पाइसिस कॉन्स्टिलेशन में, उसकी तरफ चलेंगे। तो मेसियर 75 इज स्पाइरल गैलेक्सी सीन फेस ऑन, मतलब फेस के ऊपर खड़ी है, इस तरीके से ये दिखती है। तकरीबन मैग्नीट्यूड 10 है। 30 मिलियन लाइट ईयर्स मतलब 3 करोड़ लाइट ईयर्स अपने से दूर है। विथ टू वेरी क्लियरली डिफाइंड स्पाइरल आर्म, दो स्पाइरल आर्म आपको यहाँ अच्छे से दिख रहे हैं, जो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। एक है ये और दूसरा है ये। तो ये दो स्पाइरल आर्म डिस्टिंक्टली इसके दिखते हैं। ऐसी ये जो M74 है, सॉरी M74 किधर गई, हाँ, तो M74 जो आपको दिखा रहा हूँ उसमें 100 बिलियन स्टार, उसमें 2 सुपरनोवा देखे गए हैं अब तक। और उन 2 सुपरनोवा में से कुछ हाइपरनोवा थे। हाइपरनोवा के बारे में आपको बता दूं कि ये एक्सप्लोजन जो होते हैं वो सब्सटेंशियली हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिवर्स में छोड़ते हैं देन रेगुलर सुपरनोवा एंड बिलीव टू बी ओरिजिन ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन गैमा रे बर्स्ट। अभी ये गैमा रे बर्स्ट इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि सुनने के बाद आप डर जाओगे। सोचो कि आसमान में कहीं सुपरनोवा नहीं हाइपरनोवा हुआ और वहां से एक गैमा रे की फुहार यानी ब्रस्ट निकली और वो सोलार सिस्टम की तरफ आ रही है और आ भी गई। तो जब आ गई और निकल गई, ये माइक्रो सेकंड के दरमियान जब हुआ, तो इस दरमियान हम वेपोराइज हो गए। जैसे आप कंफूर जलाते हो ना, तो जलने के बाद वहां कुछ नहीं दिखता, वैसे ही अगर गैमा रो रे की फुहार यानी ब्रस्ट, एक मासिव ब्रस्ट हाइपरनोवा से तैयार होके पृथ्वी की तरफ आ जाए और पृथ्वी उसमें से वेपोराइज हो जाए, तो इसमें कोई भी अविश्वास या आश्चर्य करने वाली बात नहीं। तो डरने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की घटना अगर पिछले हजारों सालों में नहीं हुई तो आज होने का चांस नहीं। 4.5 अरब साल में नहीं हुई तो हमारे पृथ्वी का अस्तित्व तब से ही है। तो हम आगे चलेंगे। M74 के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी यहाँ कुछ CL0024+1654 ऑब्जेक्ट दिखाया गया है। दिस इज इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट कॉल्ड लार्ज गैलेक्सी क्लस्टर composed mainly of the yellow elliptical and spiral galaxies। आपको बीच में एक क्लस्टर लेंस भी दिख रहा हो। क्लस्टर लेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये आपको दिख रहा है इस तरीके का जो चीज आपको चित्र में दिख रहा है, ये देखो एक आर्क बना रही है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरीके से एक आर्क बन रहा है। देखिए अभी मैं जो ड्रॉ किया उसको निकाल देता हूँ ताकि आपको समझे मैं क्या दिखा रहा हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा है, इस चीज को बोला जाता है द क्लस्टर लेंस, a galaxy located behind it, which is arc-like image of the galaxy in the background. The cluster is approximately 3.6 billion light years, and the galaxy behind it approximately 5.7 billion light years. इस तरीके की जो लेंसिंग होती है इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। अभी इसमें ज्यादा अंदर तक हम नहीं जाएंगे, हम नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। मेरे ख्याल से अगर आप सिंसियर है तो मैं ये जो बोलता हूँ ये आप नोट करके रखेंगे और बाद में इंटरनेट पे इसकी जानकारी ढूंढेंगे। मैं कर रहा हूँ बात ऑब्जेक्ट 3C31 विच इज NGC न्यू जनरल कैटलॉग के हिसाब से 383 ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये डबल रेडियो गैलेक्सी है, अपने से 23.7 करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी पे है पाइसेस कॉन्स्टलेशन में। इसका अपीयरेंस क्वासार जैसा। एक क्वासार क्या होते हैं, हाई एनर्जी इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं। और the galaxy is a strong radio source. It's an active galaxy with a supermassive black hole at its center, one that causes galaxy jet to extend for millions of light years in both directions. ऐसी कुछ उधर दुविधा है कि जिसके चलते गैलेक्सी के सेंटर से
कुछ हाई एनर्जी जेट्स निकल रहे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊंचाई के नहीं, फ्यू मिलियन लाइट ईयर्स ऑन बोथ डायरेक्शन। ये कुछ अद्भुत चीजें हैं जो हमको तब तक नहीं देखने मिलेंगी जब तक हम उस फील्ड में काम नहीं करते, नहीं तो फिर इंटरनेट के जो चित्र है उनसे ही खुशी मनानी पड़ेगी। तो गैलेक्सी का अपरेंट मैग्नीट्यूड 13 के आसपास है और अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ लाइट ईयर्स के दूरी पे ये है। अगला ऑब्जेक्ट है एनजीसी 520। तो ये जो एनजीसी 520 इज अ पेयर ऑफ इंटरैक्टिंग स्पाइरल गैलेक्सीज अबाउट 90.7 मिलियन, मतलब 9 करोड़ के लाइट ईयर्स की दूरी पे, और इसका मैग्नीट्यूड भी लगभग 12 के आसपास ही है। अगला ऑब्जेक्ट है एनजीसी 57। इसमें एक एरो दिखाया है, एक वी दिखाया है, उस पॉइंट को जरूर देखिए आप करीब जाके, तो आपको समझ में आएगा कि एनजीसी 57 भले ही एक इलिप्टिकल गैलेक्सी हो, अपरेंट मैग्नीट्यूड लगभग 12.7 के आसपास है, फिर भी इसके बगल में मैग्नीट्यूड 17 का सुपरनोवा ऑब्जर्व किया गया 2010 के दरमियान बाय कोइची इतागाकी। अभी कोइची इतागाकी कौन है? ये इंसान है। कोइची इतागाकी इज द मिस्टर सुपरनोवा ऑफ जापान। नहीं नहीं नहीं, उसके दिमाग में सुपरनोवा नहीं फूटता है। मिस्टर सुपरनोवा इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने अब तक कई सुपरनोवा डिफरेंट डिफरेंट गैलेक्सीज में ढूंढ निकाले हैं। वो एक जापानीज इंथुजियास्ट है और वो इस तरीके के कारनामे करते हैं, इसलिए उनको लोगों ने मिस्टर सुपरनोवा बोलना शुरू किया। इसी तरीके का एक सुपरनोवा उन्होंने पाइसिस कॉन्स्टिलेशन में स्थित एनजीसी 57 इलिप्टिकल गैलेक्सी में ढूंढ निकाला, जो यहाँ पे भी से पॉइंट आउट करके आपको दिखाया गया है। तो दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। अभी हम जा रहे हैं 9th के लेसन में, और उसके पहले अगर आपका रेवती नक्षत्र के बारे में कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। जो यहाँ पे हमने, किधर गया भाई, यहाँ पे हमने देखा, ये रेवती नक्षत्र जो है वो जैसे मैंने बताया वैसे हिंदू सिस्टम में जो बहुत सारे नक्षत्र है उन नक्षत्र में से एक नक्षत्र है, और ये आखिरी नक्षत्र है। और उसके बाद फिर से हमारी एंट्री जो होती है वो होती है अश्विनी, भरणी। भरणी भरणी मतलब 41 एरिटीज। तो उसमें हम फिर से देखेंगे 41 एरिटीज। तो मैं यही आपको दिखा सकता हूँ, सॉरी एक मिनट, ये कभी कभी हिल जाता है। हमने बात की कि ये जो चीज है ये रेवती नक्षत्र है। तो यहाँ मैं जो एरीज कॉन्स्टिलेशन दिखा रहा हूँ इसमें ये जो है ये हमाल यानी अश्विनी। अश्विनी मतलब अश्विनी नक्षत्र। एरीस मतलब मेष राशि का योग तारा जो अश्विनी है, हमल जिसको बोला जाता है, दैट इज दी अश्विनी नक्षत्र का भी योग तारा। और ये जो पीछे की तरफ छोटा सा पूंछ में है, वो पूंछ में जो लगी हुई चीज है जिसको मैंने गोला घुमाया अभी, दैट इज 41 एरिटीज एंड दैट इज द भरणी नक्षत्र। तो ये अभी आप देख सकते हो कि इक्लिप्टिक के कैसे चिपक चिपक के अपने नक्षत्र चलते हैं, इतने सटीकता से अजम्पशन अपने पूर्वजों ने इन ग्रह तारों का किया था, ताकि हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सके, एंड दैट इज अबाउट टाइम की। यही जिक्र आज जो हम 9th का एस्ट्रोनॉमी का पार्ट पढ़ने वाले हैं, पहले 2-4 पेज उसमें हमको मिलेगा। तो आई होप यू आर कंफर्टेबल विथ वॉट एवर आई हैव टॉट टिल नाउ। अगर आपको वो सही लगा, कोई डाउट्स नहीं है, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि नो डाउट, और डाउट है तो पूछिए। क्या हो गया, डाउट नहीं है कि है? नोबडी इज राइटिंग। मेरी आवाज नहीं आ रही? नो डाउट। चलो, एक दो लोग ही सुन रहे हैं, बाकी लोग सो भी गए हैं। ठीक। तो अभी हम लोग 9th के क्लास में आते हैं। 18 नंबर का टॉपिक है ऑब्जर्विंग स्पेस बाय टेलीस्कोप। पूछा गया है कि फॉर्म्स ऑफ लाइट क्या है, टेलीस्कोप्स एंड टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स क्या है। सॉरी, काइंडली एक्सेप्ट अपोलॉजीज। टेलीस्कोप्स इन स्पेस कौन से हैं, और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम यहाँ पढ़े। तो पहला सवाल पूछा गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्काई एंड स्पेस, व्हाट इज द मीन बाय स्पेस ऑब्जर्वेशन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट।
ये सारे सवालों के जवाब आप खुद दे सकते हो, बट जबकि आप पढ़ते नहीं हो तो आपके लिए ये मुश्किल काम है। तो ये जब हम पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ तो ऑटोमेटिकली हमको इन सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। तो फटाफट पढ़ लेते हैं। From early days, man has been very curious about sun as well as moon and stars seen in the night. अभी हमने कुछ क्यूरियसली जो हमको लगती थी वो चीजें पढ़ी। तो using his boundless imagination, he tried to understand sky as observed by the naked eyes. He noticed that the position of stars changed with the time and had something to do with the occurrence of seasons. अभी हमने पढ़ा ये सब। As the knowledge of the cycle of season was necessary for agriculture, खेती बाड़ी के लिए बारिश कब होगी, सूखा कब पड़ेगा, हवा कब बहेगी, धूप कब पाएगी, ये सब जरूरी होता है। अरे आप खेती बाड़ी नहीं करते हो और जिनको आप करते हुए देखते हो वो हिसाब से ही वो लोग खेती बाड़ी का कैलकुलेशन करते हैं। स्काई वॉचिंग बिगैन टू प्रूव यूजफुल टू हिम, मतलब आसमान के तारे देखने का सही फायदा इंसान को अभी होने लगा जब वो खेती बाड़ी का टाइम टेबल बनाने लगा। द पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिलेशन वॉज ऑल्सो यूजफुल टू सी गोवर्स फॉर नेविगेशन। मैंने आपको कई बार जिक्र किया है कि नॉर्थ पोल का जो तारा है या बाकी जो तारे हैं ये दिशा दर्शक के तौर पे जंगलों में, समुन्दर में और रेगिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। मैन बिगेन टू मेक determined efforts to find answer to questions which arose out of his sky watching. जिन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे उसको ढूंढने के पीछे इंसान जुड़ गया। But he did not have any equipment to get closer view of the stars and planet in the sky. प्रॉब्लम ये था कि कुछ भी ऐसा औजार, साधन, सामग्री उपलब्ध नहीं थी कि वो उन तारों तक पहुंच सके या उन तारों को करीब लाके देख सके, या दूर ही सही बट कुछ जुगाड़ से देखे तो थोड़े वो बड़े और अच्छे दिखे। ये सब चीज का शुरुआत हुआ 1608 में। तो ये अंकल का फोटो हमने देखा है, नाम है गैलीली गैलीलियो। ये वो भाई साहब ने इस्तेमाल किया हुआ टेलीस्कोप है। डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, मतलब 20 मिलीमीटर। मेरा तो बाइनोकुलर भी 70 मिलीमीटर था। मतलब आप समझ सकते हो कि गैलीलियो ने जो चीज उसके टेलीस्कोप से देखी उससे कई अच्छी चीज मेरे हैंड हेल्ड बाइनोकुलर से देखी जा सकती है। तो इसमें मेरा कोई पराक्रम नहीं। मेरे पास पैसे थे, मैंने जाके मार्केट से खरीद लिया। गैलीलियो की खासियत ये है कि उसने कुछ ऐसा किया जो हम लोग करते नहीं। उसने 1608 में एक चश्मा बनाने वाले व्यक्ति ने, जो रिसर्चर था, नाम था हंस लिपर्शे। ये भाई साहब ने ढूंढ के निकाला कि दो कॉन्वेक्स मतलब बहिर्वक्र जो लेंस होते हैं, भिंग होते हैं, उनको एक दूसरे के सामने रखने से दूर की चीजें करीब दिखती। तो भाई उन्होंने ये ढूंढा और भाई चश्मा बनाना या इस तरीके की कोई चीज करना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि उसके पहले भी लोग जहाजों पे चढ़ते थे और घूम फिर निकल जाते थे। 1498 में वास्को दी गामा इधर आया था तो वो जहाज से ही आया था। तो आया तो दूरबीन लेके तो नहीं आया होगा, क्योंकि उस जमाने में दूरबीन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं किया करती थी। तो ही जो हंस लिपर्शे ने आविष्कार किया वो गैलीलियो को समझा, तो गैलीलियो ने उसको कॉपी मारा। कॉपी मार के 90 या 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाए। प्रोजेक्ट कॉपी किया बट इस्तेमाल अलग किया। प्रोजेक्ट कॉपी करके इन्होंने सिर्फ इधर उधर ताक झाक करना नहीं चालू किया, इन्होंने आसमान की तरफ देखना चालू कर दिया। और जल्द ही उनको समझ में आ गया कि भाई जो दस ही मेड द टेलीस्कोप एंड गैलीलियो ने जो 1609 में टेलीस्कोप बनाया उससे इसका ऑब्जर्वेशन चालू किया। जल्दी उनको पता चला कि जितना आसमान में तारा उसको आंखों से दिखता है उससे कहीं ज्यादा तो टेलीस्कोप से दिखता है। अब जब मेरे घर पे आएंगे तो दोनों चीज का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक बार हम बाइनोकुलर से देखेंगे, एक बार आंखों से देखेंगे, और फिर एक बार टेलीस्कोप से देखेंगे। और एक ही जगह पे आंखों से अगर दो तारा दिख रहा था तो बाइनोकुलर से 10 दिख सकता है और टेलीस्कोप से शायद 20, 25, 40 दिख सकता है। तो ये क्यों होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और यही टेलीस्कोप से रिलेटेड टॉपिक आज पढ़ना है। So using his telescope, Galileo has discovered moons of the Jupiter, black spot on the sun, phases of Venus, ring of Saturn, so many things. तो ये सारी चीजें करने के बाद उनको क्या फायदा मिला, क्या नुकसान हुआ,
ये सारा चीज हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो भूलना मत कि हमारा सिर्फ पहला पन्ना खत्म हुआ है और गैलीलियो का येलो वाला, ये ब्राउनिश जो अन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट वाला पढ़ के हो गया। पेज नंबर 2 से शुरू करेंगे। अगली बार हम लोग कॉन्स्टिलेशन लेंगे ट्रायंगुलम, जो छोटा सा है। तो 9वीं का ये सिलेबस कवर करने की भी हम कोशिश करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ, तो आपका काम है कि आप बार बार ये वीडियोस देखें। आपको ऐसे लग रहा है मैं स्लो जा रहा हूँ, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसी स्पीड से ही आपको ठीक से समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंट लिसनिंग। अभी हम रुक जाते हैं, बट उसके पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। तो चैट बॉक्स में प्रेजेंट कौन कौन है? अविरत है, अवनीश है, गुरुवेश है, भव्या है, दीपाली किलनकर, पूर्वाभिषेक पिकड़े सर, आचार्य ताइडे, नंदिनी ईश्वर, भोपी बांडकर, प्रज्ञा वाकोडे, प्रियंका चौहान, रविंद्र मात्रे, सानिया पाटिल, श्लोक कुलकर्णी, ये लोग प्रेजेंट है। और भी कोई तो, हाँ, पाल पर थी। तो कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। चलो, आई हैव डाउट सर, कौन है? हाँ, सूर्य नारायण पाल पर थी, प्लीज पूछिए। आप पूछ सकते हैं डाउट, बाकी लोगों को छोड़िए, उनको जल्दी होती है घर जाने। सीजनल कॉन्फ़िगरेशन मीन, अरे अच्छा, कुछ सवाल पूछे गए थे ऑलरेडी। सर व्हाट इज मीन बाय कॉन्फ़िगरेशन? ओके ओके, कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिस तरीके से उनका सीक्वेंसिंग होता है वो। तो वहां अगर आप पूछते तो मैं बता देता, तो फिर से वापस जाके बता आपको देखूं क्या आपके लिए कि हमने कहाँ पे वो चीज देखा था। ये लोग तो सब निकल भी गए, टाटा बाय बाय हो गया सब। तो ठीक है, अगली बार आप पूछिए तो हम उसको फिर से देखेंगे। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट।